हेलो एवरीवन, माय नेम इज सिमरनदीप सिंह। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो इस वीडियो में हम स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का जो हमारा एमबीए प्रोग्राम है उसका सेमेस्टर 4 का जो हमारा फाइनेंस का स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट है जिसका नाम है मर्चेंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, उसको कवर करेंगे। इस वीडियो में हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में हमारे आए हुए जो प्रैक्टिकल पार्ट है उसको कवर करेंगे। और इसके साथ मैं आपको पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ कि इसके अलावा जो भी हमारे आने वाले नेक्स्ट एग्जाम्स हैं, जैसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो गया, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज हो गया, या फिर रिस्क मैनेजमेंट हो गया, तो आपको उसके लिए भी जो कंटेंट है या जो मटेरियल है, चाहे ऑडियो नोट्स हो या फिर वीडियोस हो, वो आपको चैनल पे मिल जाएंगे, या फिर आपको जो गूगल ड्राइव पे है, आप ओपन एक्सेस है, आप वहां से ले सकते हो। ठीक है। जो ये वाला सब्जेक्ट है ना, इसमें काफी हद तक ना मे बी 70-80% सारा थ्योरी है। सिर्फ चैप्टर नंबर 4 और थोड़ा सा चैप्टर नंबर 5 में थोड़ा सा जो कंटेंट है, सिर्फ वही प्रैक्टिकल है। इसके अलावा जो भी सारा पार्ट है वो सारा हमारा क्या है, सारा थ्योरी का पार्ट है। मैं ये अपनी तरफ से नहीं कह रहा, जो हमारी रिवीजन क्लास हुई थी जो जूही जैम मैम ने ली थी, तो जूही मैम ने हमें बताया था कि क्लास में कि इसमें जो मतलब हमारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं ना, तो मैम के अकॉर्डिंग तो मैम कहती है कि इससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला, तो यही आप कर लो। इवन बुक में तो कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं गिवन, बट जितना भी गिवन है हम ट्राई करते हैं उसको हम कवर करने की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट हमारे प्रीवियस ईयर में भी आया था और जो हमारा प्रैक्टिकल भी है, उसका नाम है कैपिटल एडिक्वेसी रेशो। देखो, सबसे पहले कैपिटल एडिक्वेसी रेशो बताने से पहले ना मैं आपको बताऊं कि बैंक करता क्या है, ताकि आपको ना एक बात समझ में आ जाए। देखो, लेट्स से ना ये है एक बैंक। पेन क्यों नहीं आ रहा है? हाँ, ठीक है। चलो लेट्स से ये समझो एक है, ये ना एक बैंक है, ठीक है। और क्या नाम है इस बैंक का? बैंक का नाम है सिमरनदीप सिंह बैंक। ठीक है, चलो नाम तो अच्छा ना, कुछ बड़ा सोचेंगे तभी कुछ होगा ना, या नहीं? ये कौन सा नाम है? सिमरनदीप सिंह बैंक। अब सिमरनदीप सिंह बैंक में क्या करा, दो तीन लोगों ने क्या करा, अपने पैसे डिपॉजिट्स कराए। ठीक है, लेट्स से किस किस ने कराए, एक राधिका ने पैसे डिपॉजिट्स कराए और एक छाया ने पैसे डिपॉजिट कराए। तो ठीक है, राधिका और छाया ने पैसे डिपॉजिट्स कराए। अब मैं इसका क्या करूंगा, मैं अपने पास चांप और मोमोज खाने के लिए थोड़ा ना रखूंगा पैसे। मैं क्या करूंगा, मैं इसको आगे एडवांसेस की तरह दे दूंगा, जिससे जो मेरे पास प्रॉफिट आएगा उसका कुछ पार्ट रख के और बाकी फिर मैं इनको वापस कर दूंगा, राधिका और छाया को। बट अब बैंक क्या कर रहा है, या मैं क्या करूं, मैं एक तरीके का फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हूं, जो डिपॉजिटर से पैसा लेके आगे लोन देता है। अब समझो, मैंने पैसा तो लिया था राधिका और छाया से, बट मैंने आगे बताऊं पे किसको कर दिया, लोन किसको दे दिया? विजय माल्या को। अब देखो, विजय माल्या को लोन तो दे दिया मैंने, बट आप सबको पता होना चाहिए वो तो पैसा लेके भागेगा ही भागेगा। अब अगर वो भाग गया पैसा लेके, तो बैंक का तो कुछ नहीं जाएगा, बट जो राधिका और छाया ने पैसे डिपॉजिट करा रखे हैं मेरे पास, उनका क्या होगा? तो आरबीआई कहते हैं कि एक बैंक के पास ना सुफिशिएंट उतनी कैपिटल होनी चाहिए, इन एनी केस अगर कोई कलेश हो जाए, मतलब अगर कोई बंदा पैसे लेके भी भाग जाए, उसके बाद भी ना उसके पास उतना पैसा होना चाहिए, अपना पैसा होना चाहिए, जिससे वो उनको पेमेंट कर पाए। इसी को कहते हैं कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स। एडिक्वेसी का मतलब हो गया सुफिशिएंट, मतलब कैपिटल एडिक्वेसी का मतलब हो गया कि बैंक के पास उतना सुफिशिएंट अपना कैपिटल होनी चाहिए, जिसके कारण वो कोई भी इकोनॉमी में शॉक्स आए या कुछ भी, उसको वो सरवाइव कर पाए। ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला होता है ना, फॉर्मूला तो होता है ये वाला, बट अब इस फॉर्मूला में आने से पहले हम थोड़ा यहाँ से स्टार्ट करते हैं और फिर शुरू करते हैं। तो चलो इसको हटा दें। चलो ठीक है, नाम तो लिखे रहने दो। नाम तो वैसे भी नहीं मिटने वाला, बहुत मेहनत लगी है नाम बनाने में, तो और इसको मिटाना उतना आसान नहीं है। चलो शुरू करते हैं। चलो, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, कैपिटल ना तीन टाइप्स की होती है। कितने टाइप की होती है? तीन टाइप्स की। सबसे पहली होती है CET1, फिर होती है एडिशनल टीयर 1, और फिर होती है हमारी टीयर 2। ठीक है। सबसे पहले CET1। अब आप में से काफी सारे कहेंगे नहीं, यूट्यूब पे तो बहुत सारी वीडियोस और हैं, तो आपने इसमें ये चीज क्यों ली है, यूट्यूब पे और है। तो देखो, ऐसा है, जो हमारी हमारी खुद की जो हमारी मैम है, फैकल्टी है जूही मैम, उन्होंने ना रिवीजन वीडियो में यही टर्मिनोलॉजीज को यूज किया और ऐसे ही क्लासिफिकेशन किया। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको भी पेपर में भी ऐसे ही करके आना है, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे फैकल्टी हमें पढ़ाया, हमें वैसे ही पढ़ना चाहिए। ठीक है। CET1 को हम क्या कहते हैं? कॉमन इक्विटी टीयर 1 कहते हैं। और इसमें ना तीन चीजें आती हैं, एक आता है इक्विटी पेड अप शेयर कैपिटल, एक आता है फ्री रिजर्व एंड सरप्लस, और एक आता है कैपिटल रिजर्व। अब आप में से काफी सारे कहेंगे कि फ्री रिजर्व तो आ गए, बट इसके अलावा अगर कोई दूसरा रिजर्व हो, कोई स्पेसिफिक रिजर्व हो, जैसे कि रिवैल्यूएशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, वो CET1 में नहीं आते। यहाँ पर सिर्फ फ्री रिजर्व आएंगे,
सरप्लस आएंगे और कैपिटल रिजर्व आएगा और इक्विटी पेड अप शेयर कैपिटल लगाएगी। अब आप मुझसे कहेंगे प्रेफरेंस शेयर कहाँ पाई रहेगी? अरे रुक तो जाओ, सांस तो लेने दो, अभी आगे आऊंगा तो बता दूंगा ना, इतनी जल्दबाजी थोड़ी ना करनी चाहिए, पहले समझ लो। इसमें तीन चीजें आएंगी, ठीक है, इन तीनों को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा मेरा CET1 कॉमन इक्विटी टीयर 1 आ जाएगा, ठीक है। अगला होता है मेरा आता है AT1 एडिशनल टीयर 1। इसमें दो चीज आती हैं, एक आता है परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। अब प्रीपेचुअल का क्या मतलब होता है? प्रीपेचुअल का मतलब होता है इरिडीमेबल, मतलब अगर जो एक बारी चीज आपने इशू कर दी वो रिडीम नहीं होगी, तो इसमें कौन से आते हैं? इरिडीमेबल आते हैं, ठीक है। और नॉन क्यूमुलेटिव का क्या मतलब होता है? जिस पे डिविडेंड नहीं दिया तो नेक्स्ट ईयर क्यूमुलेट नहीं होगा, मतलब जिस साल दिया उस साल दिया, अगर एक साल देना भूल गए या एक साल नहीं दिया तो अगले साल वो इकट्ठा नहीं होगा। तो प्रीपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ही इसमें आते हैं, ठीक है। इसके अलावा सेकंड क्या आता है? कोई भी परपेचुअल का डेट का हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा जो भी इरिडीमेबल हो जाएगा वो यहाँ पर आ जाएगा, समझ पा रहे हो? यहाँ पर भी दो चीज आती है। तो अगर मैं बोलूं मेरी कोर कैपिटल या फिर टीयर 1 कैपिटल क्या होती है? CET1 प्लस AT1, ठीक है। क्या बोला मैंने? कोर कैपिटल या फिर टीयर 1 कैपिटल क्या होती है? अगर मैं इन दोनों का क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा, तो वो बन जाएगी। यूट्यूब पे वीडियोस देखोगे ना तो वहां पर सीधा आपको टीयर 1 कैपिटल के बारे में बताया, बट ऑब्वियसली हमारी मैम ने जैसे बताया तो हमें वैसे ही चलना चाहिए, और मैंने RBI की वेबसाइट पे भी चेक किया तो ये ऐसे ही लिखा हुआ, तो हमें ऐसे ही करना चाहिए, ठीक है। और अगली कौन सी आ गई? अगली आ गई टीयर 2। अब टीयर 2 में क्या है? रिडीमेबल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल आएंगे। रिडीमेबल, ठीक है, वहां पर कौन से आते थे? इरिडीमेबल आते थे, यहाँ पर कौन से आ जाएंगे? रिडीमेबल आ जाएंगे, नॉन क्यूमुलेटिव आ जाएंगे, ठीक है। और सेकंड क्या आ जाएगा? लॉन्ग टर्म सब ऑर्डिनेट या फिर हाइब्रिड डेट। सब ऑर्डिनेट का क्या मतलब होता है? अगर लिक्विडेशन हुई तो ये वो वाले डेट होंगे जिनका सेकंड प्रेफरेंस होगी इंटरेस्ट लेने में और पैसा लेने में। तो अगर ये वाले वो है तो वो किस में आ जाएंगे? टीयर 2 में आ जाएंगे। अच्छा, इसमें रिवैल्यूएशन रिजर्व भी आ जाएगा, बट रिवैल्यूएशन रिजर्व पूरा नहीं आएगा। जो भी बैलेंस शीट में रिवैल्यूएशन का अमाउंट गिवन होगा उसका सिर्फ मैं कितना लूंगा? 45% लूंगा, ठीक है। ये भी RBI की गाइडलाइंस है कि हमें पूरा रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं लेना होता टीयर 2 में, हमें सिर्फ कितना लेना होता है? उसका 45% लेना होता है। उसके अलावा जो भी जनरल प्रोविजंस है, रिजर्व है, उसका कितना लेना है? वो भी पूरे नहीं लेने, 1.25% लेने ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स। क्या लेने हैं? 1.25% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स। अब ये क्या होते हैं? जब आएगा क्वेश्चन में तो हम सीख लेंगे, और तो कुछ खास नहीं, ठीक है। अब इससे हमें क्या करना होता है? हमें ना रेशियोज निकालनी होती है। क्या निकालनी होती है? रेशियोज। अब रेशियोज कैसे निकालते हैं? मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसी है इसकी? CET1 की रेशियो कैसी है? मैं एक बार यहाँ पर देख कर दूं। हाँ ठीक है, चलो। अच्छा, CET1 की रेशियो क्या होती है? CET1 कैपिटल अपॉन रिस्क वेटेड एसेट्स। तो जो ये रेशियो होनी चाहिए ना, मिनिमम 5.5% होनी चाहिए, ठीक है। कितनी होनी चाहिए? 5.5% होनी चाहिए। और रिस्क वेटेड एसेट्स क्या होती है अभी हम देख लेंगे। टीयर 1 या फिर कोर कैपिटल ये क्या होनी चाहिए? CET1 प्लस AT1 अपॉन रिस्क वेटेड एसेट्स, ये कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 7% तो होनी होनी चाहिए। तो मैंने आपको क्या बताया? अब कोर कैपिटल या टीयर 1 कैसे निकल जाएगा? तो फॉर्मूला मैंने ऊपर भी बताया था, और सेम चीज मैंने आपको यहाँ पर बता दी कि CET1 प्लस AT1 करेंगे तो हमारा ऐसे आ जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? चलो। अच्छा, अगली बारी अगला लास्ट के हमारा लास्ट के हो जाएगा हमारा टीयर 3। कैसे मतलब टीयर 2 कह दो या कैसे भी कुछ कह दो। टोटल कैपिटल रिस्क एडिक्वेसी रेशियो ये कैसे निकलती है? टीयर 1 प्लस टीयर 2। तो टोटल कैपिटल आ जाएगी अपॉन रिस्क वेटेड एसेट्स आ जाएंगे, और ये कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 9% होनी चाहिए, ठीक है। अब आपको हो गया कि टीयर 2 कैसे निकलेगा, ये हमने सिखाया तो हुआ है, ये निकल रहा है टीयर 2। कहाँ गया हमारा टीयर 2? टीयर 2 एक सेकंड, ऊपर था ना, सॉरी। हाँ हाँ, ये है टीयर 2, ठीक है। तो टीयर 2 ऐसे करके हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या आ जाएगा? टोटल कैपिटल रिस्क एडिक्वेसी रेशियो में टीयर 2 ले लेंगे और टीयर 1 ले लेंगे, और उसको करके अपॉन रिस्क वेटेड एसेट से कर देंगे और ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी में ना एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, कैपिटल कंजर्वेशन बफर। इसका क्या मतलब है? बफर का क्या मतलब होता है? देखो ये वाली रेशियोज तो आपको मेंटेन करनी ही करनी है, ये जो 5.5 है, 7% है, 9% है। बट अगर इकोनॉमी सब सही चल रहा है, सब चंगा सब बढ़िया चल रहा है, उस केस में क्या होगा कि RBI कहते हैं कि आपको ना 2.5% लिमिट इसके ऊपर और मेंटेन करनी पड़ेगी। मतलब जो CET1 है वो मेरी कितनी हो जाएगी? 8% हो जाएगी। 8% कैसे हो जाएगी? 5.5 प्लस 2.5%। और जो मेरी टोटल ये वाली है, जो टोटल कैपिटल रिस्क एडिक्वेसी रेशियो, ये कितनी हो जाएगी? 9% प्लस 2.5%, 11.5%। अब आपको आगे इसका क्या मतलब है? पेपर में ना लिखा होगा कि आपको ना कैपिटल कंजर्वेशन बफर भी निकालना है। तो अगर लिखा होगा तो आपको क्या करना है? तो आपको 2.5% ऐड करके बता देना कि ये वाली इतनी होगी, ठीक है। हम क्वेश्चन करेंगे तो आप समझ जाओगे। अब न्यूमरेटर तो हम देख चुके हैं, अब डिनोमिनेटर में क्या है? रिस्क वेटेड एसेट्स। देखो कोई भी जो एक बैंक होता है उसके क्या क्या एसेट्स हो सकते हैं? या तो उसने लोन्स एंड एडवांसेस दिए होंगे, कहाँ पर? रेसिडेंशियल एरियाज में, कमर्शियल एरियाज में, या फिर
एग्रीकल्चर एरिया में, ठीक है, और उसने इन्वेस्टमेंट्स करी होगी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, प्राइवेट में भी करी होगी, और उसके कुछ फिक्स्ड एसेट्स भी होंगे। देखो उसके साथ ना रिस्क एसोसिएटेड होता है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि अगर उसने किसी को लोन दिया माल्या टाइप लोगों को और अगर वो भाग गए तो रिस्क तो है ना, तो हम क्या करेंगे उसके साथ ना रिस्क एसोसिएट करके चलेंगे, ठीक है। तो उसके हम उसको क्या उतना वेट करेंगे, जैसे होता है ना कि लेट से मैंने किसी को 100 रुपया क्या दे दिया, वो लोन दे दिया, ठीक है, और उसके ऊपर रिस्क कितना है, उसके ऊपर रिस्क है 80%, तो मैं क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई बाय 0.80 कर दूंगा। चल जा भाई, ऐसे करके, चलो ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा 80 आ जाएगा, तो मेरा रिस्क वेटेड एसेट्स कितने हो गए, ये हो गए 80 हो गए। समझ पा रहे हो मेरी बात को नहीं? चलो अच्छा, अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं और आप अच्छे से समझ जाओगे क्या, और हमारे ऊपर पास्ट ईयर में इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, क्वेश्चन कहाँ है। हम्म, ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ये हमारा पास्ट ईयर में आया हुआ है, कब कब आया हुआ है बता देता हूँ, ये कब का पेपर है, ये तो नहीं पता लिखा हुआ है, हाँ मतलब जो भी एक ही पेपर हुआ वही है, देख लो जो भी होगा, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ सिमरनदीप सिंह बैंक। अभी आप तो बोलोगे टीएनपी बैंक है तो आप अपना नाम क्यों ले रहे हो, अब कुछ तो एडवर्टाइजमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो थोड़ा तो कर ही लेना चाहिए, ठीक है। एक बैलेंस शीट है बैंक की, चलो कुछ बड़ा सोचेंगे तभी बड़ा करेंगे ना, और क्या, ठीक है। एक बैलेंस शीट है, इक्विटी, स्टैट्यूटरी रिजर्व, रिटेन्ड अर्निंग, डिपॉजिट्स हो गया, बोरिंग्स हो गया, ये सब कुछ हमें क्या दे रखा है, हमें डेटा ही दे रखा हुआ है, और यहाँ पर हमारे एसेट्स का भी इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। और इन एडिशन टू द बैंक द फॉलोइंग कंटीजेंट लाइबिलिटी एसोसिएटेड विद कन्वर्जन फैक्टर दे रखा हुआ है, ठीक है। ये ना कुछ कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज है। देखो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज का क्या मतलब होता है, मैं आपको एक सिंपल बता दूं। लेट से आपने ना मार्केट से कोई सॉफ्ट ड्रिंक खरीदी और उस सॉफ्ट ड्रिंक में से आपकी मक्खी निकली अंदर से, और अब आपने पेप्सी पी ली, ठीक है, और आपने कोई सॉफ्ट ड्रिंक पी ली और उसके बाद आपको लगा कि मैं बीमार हो गया हूं। और अगर आपको लगा बीमार हो चुके हो तो आपने क्या करा, कोर्ट में केस किया उस कंपनी के अगेंस्ट। जब आपने उस कंपनी के अगेंस्ट केस किया तो उन्होंने बोला कि ये तो हो ही नहीं सकता कि हमारी सॉफ्ट ड्रिंक में से मतलब कुछ ऐसा खराब निकल जाए। तो उस केस में उन आपने तो केस कर दिया, पर क्या जो कंपनी है क्या वो उसको लाइबिलिटी मानेगी? वो लाइबिलिटी नहीं मानेगी, क्यों? वो कहेगी तो कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी है, मतलब इसके लाइबिलिटी बनने के चांसेस काफी ज्यादा क्या कम है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर किसी भी कंपनी को डिफेम नहीं कर रहा, कोई भी मेरा ऑब्जेक्टिव किसी भी कंपनी को नीचे दिखाना नहीं है, एक जस्ट एक एग्जांपल है ये करने के लिए, ठीक है। तो अब हमने क्या करा, ये कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी होती है जो बैलेंस शीट में हम नहीं लिखते, बट शायद इन चांसेस हो सकते हैं, तो इसको हम फुट नोट में लिखते हैं। तो ये क्या, ये दे रखे हैं, इसके साथ इसके क्या दे रखे हैं, अमाउंट दे रखे हैं, ठीक है। और साथ में क्या दे रखे हैं, काउंटर पार्टीज, मतलब ये किस किस ने केस कर रखा है या किसके है। और ये सीसीएफ का क्या मतलब होता है, सीसीएफ यहाँ पर लिखे कन्वर्जन फैक्टर। देखो कन्वर्जन फैक्टर का क्या मतलब है कि 100% चांस है कि ये लाइबिलिटी हमारी एक्चुअल में बन सकती है, और 20% चांस है इसके कि ये मेरी लाइबिलिटी बैलेंस शीट में आ सकती है, और इसका रिस्क है ये मैं भी आपको बाद में बताऊंगा। आप समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? अब क्वेश्चन के, कैलकुलेट द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो टीयर 1 टीयर 2 एंड ओवरऑल एज पर द लेटेस्ट आरबीआई गाइडलाइंस डिसरिगार्डिंग द कैपिटल कन्वर्जन बफर। देखो यहाँ पर आगे ना कैपिटल कन्वर्जन बफर, वो बफर कौन सा है, वो जो 2.5% वाला था जो मैंने भी आपको दिखाया था ना, भूल गए हो? रुको मैं फिर दिखा देता हूँ, ये देखो, ये रहा 2.5% वाला जो बफर दिखाया था, तो क्वेश्चन में लिखा होगा तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। डज द बैंक हैव अ सफिशिएंट कैपिटल टू मीट द रिक्वायरमेंट एंड इफ इट इज नॉट सच काइंड ऑफ नीड टू बी रेज्ड एंड हाउ मच, और कंसीडरिंग द कैपिटल कन्वर्जन बफर एसोसिएटेड विद द ये बैंक, आपको ये बताना है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले आपका क्या काम है, आपको ना दो काम करने हैं आपको, एक तो न्यूमरेटर ढूंढना है और डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर जो आपको ढूंढना है ना, उसमें साथ में ना वेट गिवन होनी चाहिए। देखो हमें ना क्वेश्चन में ना वेट्स गिवन ऑलरेडी, ऑल दो ना, अगर आप आरबीआई की वेबसाइट खोलोगे ना तो उसमें पूरी एक रेट लिस्ट गिवन है इन वेट्स की। तो आप में से काफी सारे पूछेंगे कि क्या हमें ये रेट याद करने पड़ेंगे या फिर हमें क्वेश्चन में गिवन होंगे। तो जूही मैम ने बोला था कि आपके लेवल पे ना रेट्स आपको गिवन होंगे, तो आपको रेट्स याद करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको लगता है कि आपको रेट्स याद करनी चाहिए तो आप आरबीआई की वेबसाइट खोलो और उसमें देख लेना कि रिस्क वेट क्या होते हैं, वो आप याद कर सकते हो। वैसे होपफुली हमें क्वेश्चन में गिवन होंगे अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी, इसलिए आज से ही डोगेश भाई को बिस्किट खिलाने शुरू कर दो ताकि आपकी किस्मत अच्छी निकले। तो चलो हमने कर लिया, अब हम इसको करते हैं सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूशन कहाँ है भाई, हाँ। अच्छा, जो ये सॉल्यूशंस हैं, ये सॉल्यूशंस मैंने नहीं बनाए, ये बनाए हैं राधिका ने, राधिका चंद्रन, और उसका यहाँ पर नाम भी मेंशन है। तो सारा इस सॉल्यूशंस का क्रेडिट राधिका को जाता है, तो थैंक यू सो मच राधिका,
एक तो आपने इतनी मेहनत करी, आपने सॉल्यूशंस भी बनाए और आपने मुझे परमिशन दी कि मैं उन सॉल्यूशंस का यूज कर सकता हूँ। और जो भी आप ये वीडियो देख रहे हो, आप गूगल ड्राइव पे आपको इन सब का एक्सेस मिल जाएगा, मतलब ओपन एक्सेस है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो सॉल्यूशंस। तो थैंक यू सो मच राधिका। तो चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्या काम है, हम क्या कर सकते हैं, हम न्यूमरेटर ढूंढते हैं ऊपर वाला। उसमें हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टीयर वन कैपिटल। क्या चाहिए, टीयर वन कैपिटल मतलब कोर कैपिटल। अब आपको पता होगा जो कोर कैपिटल है उसके दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है सीईटी वन और एक एडिशनल टीयर वन, ठीक है। अब मैं देख लेता हूँ हमारे यहाँ पर फॉर्मूला में क्या क्या होता है, आपको मैंने बताया हुआ फॉर्मूला में क्या क्या चीजें आती है, ये चीजें आती हैं, ये देख लो। अ, हाँ, एक सेकेंड मैं आपसे थोड़ा रब भी कर दूं ताकि आपको इजीली दिख भी जाए। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी, हमें निकालनी कोर कैपिटल या फिर टीयर वन कैपिटल। उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे सीटी वन चाहिए। सीटी वन में ये तीन चीजें आती हैं। अब मैं देख लूंगा कि मुझे बैलेंस शीट में क्या क्या चीज गिवन है। एक तो मुझे गिवन है इक्विटी गिवन है, एक मुझे स्टैट्यूटरी रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है। अब आपको हो गया, आपको कैसे पता। अरे यार, ये क्वेश्चन देख लो ना। क्वेश्चन में गिवन है एक ये इक्विटी स्टैट्यूटरी रिजर्व गिवन है और साथ में रिटेन अर्निंग गिवन है। अब आपको रिटेन अर्निंग थोड़ा ना था, अरे वहां पर लिखा तो होता है सरप्लस। देखा था नहीं देखा था, ये देखो यहाँ पर लिखा था ना फ्री रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो सरप्लस का पार्ट बन जाता है ना रिटेन अर्निंग। तो इस करके हमने क्या करा, ये कर लिया। इसके अलावा और कोई भी डेटा नहीं है। तो मैंने क्या करा, इनको प्लस किया। ये मेरा आ गया 70, ठीक है जी। अब जो एडिशनल टीयर वन है उसमें क्या क्या आता है, सिर्फ उसमें दो चीजें आती हैं। एक तो आता है परपेचुअल प्रेफरेंस और एक आता है मेरा परपेचुअल डेट, ठीक है। अब मैं देख लेता हूँ यहाँ पर क्या गिवन है। अब देखो यहाँ पर क्लियरली गिवन है सबऑर्डिनेट डेट, ये तो आता नहीं है। फिर क्या आता है मेरा परपेचुअल आएगा, ये यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, क्वालिफाइंग परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव स्टॉक, प्रेफर्ड स्टॉक, तो ये मेरा आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया मेरा यहाँ पर। ठीक है, एक ये चीज आ गई और एक ये चीज आ गई, मतलब एडिशनल टीयर वन में तो एक ही चीज थी मेरी। एक सेकंड मिटा दो। ठीक है, एडिशनल वन में मेरी सिर्फ एक ही चीज थी, बट अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूंगा तो मेरी क्या आ जाएगी, टोटल टीयर वन आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 85 आ जाएगी। बात समझ गए। अब मुझे क्या निकालनी है, टीयर टू निकालनी है। टीयर टू भी निकालने के लिए क्या है? मुझे फॉर्मूला पता होना चाहिए टीयर टू में क्या क्या चीजें आती है, ये चीजें आती हैं। अब आप एक बार पढ़ लो इसमें से क्या क्या। ठीक है, अब मैं ये चीजें देखूंगा अपनी बैलेंस शीट में, क्वेश्चन में, अब जो मिल जाएंगी उनको मैं रख दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे क्या सबऑर्डिनेट डेट गिवन है, रिवैल्यूएशन और क्यूमुलेटिव, आपको कैसे पता। अरे यार, मेरे को क्या पता, मैंने भी तो क्वेश्चन में देखा ना, ये देखो। हम्म, ठीक है, अब यहाँ पर मुझे क्या गिवन है, ये मुझे गिवन है सबऑर्डिनेट मिल गया यहाँ से मेरे को। ठीक है, टीए टू के लिए रिवैल्यूएशन रिजर्व, बट रिवैल्यूएशन रिजर्व मुझे पूरा नहीं लेना, मुझे कितना लेना है इसका, सिर्फ 45% लेना। और उसके साथ साथ मुझे क्या गिवन है, एक और चीज गिवन है नीचे। वो नीचे गिवन है इसके साथ ही रिडीमेबल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, ये तीन चीजों अगर मैं प्लस कर दूंगा तो मेरी क्या आ जाएगी, टीयर टू आ जाएगी। अब आप में से काफी सारे कहेंगे यार आपने बोरिंग्स को तो यूज ही नहीं किया। अरे तो जब नहीं चाहिए तो ये थोड़ा ना जरूरी है कि जो चीज मिली उसको खाना ही खाना है। ऐसा थोड़ा ना होता है। अब अगर जब आप रेस्टोरेंट में जाते हो साथ में टिश्यू पेपर भी देते हैं, तो टिश्यू पेपर को भी थोड़ा ना खा लेते हो। टिश्यू पेपर बस सजाने के लिए होते हैं, घर थोड़ा ना लेके आओगे। वैसे कुछ लोग ले भी आते हैं टिश्यू पेपर, पर मैं लेके नहीं आता साथ में घर, मैं पहले आपको बता दूं। तो बोरिंग से कुछ भी नहीं करना भाई, सब कुछ चीजें गिवन है तो गिवन है, मैं क्या करूं। और सेम चीज डिपॉजिट्स, ये भी कहीं पर नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, तो ना से ऐसा थोड़ा ना जो चीज गिवन है उसको यूज करना ही करना है। ये रेस्टोरेंट नहीं है ना होटल है कि जब आप वॉशरूम में जाओ वहां पर सोप पड़ाओ, यूज करो ना करो साथ में उसको यूज करना ही करना है, ऐसी चीज नहीं है। जो चीज काम की उसको हमने यूज कर लिया, बाकी को ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, टीयर टू में ये तीन चीजों को ऐड कर दिया। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि रिवैल्यूएशन रिजर्व पूरा नहीं लेना होता, उसका सिर्फ कितना लेना होता, 45% लेना होता है। ये भी हमारी जूही मैम ने हमें क्लियरली मेंशन की है। तो अगर और कोई लिमिट आपको यूट्यूब पे मिल रही है तो फिर आपका कंसर्न है, लेना तो ये है। फिर मैंने क्या करा, मैंने इन सबको टोटल कर दिया, तो मेरा टीयर टू भी आ गया। बात खत्म, पैसा हजम। ठीक है, चलो आ गया। ठीक है, तो टोटल कैपिटल मेरी कितनी आ गई, टोटल कैपिटल आ गई, ये आ गई मेरी। ठीक है, चलो। अब रिस्क वेटेड एसेट्स में क्या है, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सारे एसेट्स का ना नाम लिख दूंगा। उसके साथ साथ मैं क्या कर दूंगा, अमाउंट लिख दूंगा। और जो वेट गिवन है बैलेंस शीट में, मैं सेम एज इट इज लिख दूंगा। अब मैंने आपको फिर बताया कि अब आप में से ना ऐसे मत कहना कि क्या ये वेट गिवन होंगे। देखो मैम ने तो हमें यही बोला है क्लास में कि ना ये जो वेट होंगे वो गिवन होंगे, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं। अगर स्टिल आपको याद करना है तो फिर वेबसाइट निकालो और खोलो और कर लो। फिर मैंने क्या करा, अमाउंट इनटू वेट किया और ये मेरा आ गया ये वाला। ठीक है, बट स्टिल इसको नहीं लेना, मैंने आपको बताया ना कंटिंजेंट लाइबिलिटीज को भी लेना होता है। अब देखो कंटिंजेंट लाइबिलिटी का ना मैं पूरा अमाउंट ही लूंगा। मैंने आपको बताया था ना कि जो ये सीसीएफ है पहले मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब ये इतने चांसेस हैं कि मेरी लाइबिलिटी एक्चुअल में बन जाएगी। देखो ये क्वेश्चन में भी गिवन था ना, क्वेश्चन कहाँ है, एक बारी मैं देख लूं। बताओ क्वेश्चन पेपर कहाँ गया। हाँ देखो, ये क्वेश्चन पेपर में गिवन था ना
कि ये जो है चीज है, ये कन्वर्जन फैक्टर का क्या मतलब है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इतने परसेंट चांसेस हैं कि ये लाइबिलिटी मेरी एक्चुअल बैलेंस शीट में जा सकती है। ठीक है, और इसके कितने परसेंट चांस है, सिर्फ 20%। तो पहले मैं 145 को 100% से मल्टीप्लाई किया, फिर उसके वेट से मल्टीप्लाई किया, तो ये 145 पूरा आ गया। और जो लोन कमिटमेंट है वो अमाउंट तो 170, बट इसके चांसेस कितने की एक्चुअल लाइबिलिटी में बदलेगी, सिर्फ 20%। तो मैंने पहले 20% किया और उसका फिर मैंने 100% दिया, तो ये मेरे आगे 34 आ गए। ठीक है, अब मेरे टोटल जो मेरे रिस्क वेटेड एसेट्स हैं वो कितने आगे, ये आगे मेरे कितने आगे, ये आगे मेरे 179 आ गए। ठीक है, मैं साथ साथ रब भी करता हूँ, फिर इतना हो जाएगा ना, फिर आप में से बोलोगे कि समझ में नहीं आ रहा। एक सेकेंड, मैं साथ साथ ना चेक बताऊं क्यों कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर खोल खोल के। पिछली बारी मैंने क्लास बनाई और क्लास जब खत्म होगी तो पता चला उसमें ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो, तो इतना बुरा फील हो, इस करके मैं थोड़ा डर चुका हूँ। इस करके मैं साथ साथ करी जा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा तो ये टोटल करके कितना आ गया, 179 आ गया। अब मेरा जो टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स कितने आ गए, ये 822.5 प्लस 179, ये आगे टोटल ये वाला आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे CET1 पहले रेशियो निकालनी है, वो होगी CET1 अपॉन कैपिटल अपॉन RWA। तो ये कितनी आ गई, 6.98 आ गई। ठीक है, और टीयर वन कितनी आ गई, वही मैंने टीयर वन कैपिटल अपॉन RWA किया, वो कितने थे मेरे, 85 थे मेरे। 85 कहाँ से है, अरे यार ये रहा ना 85, ये रहे 85। ठीक है, और ये मेरा 70 वहां से आ गया। ठीक है, तो मैंने क्या करा, ये आ गया मेरा 8.48 आ गया। ठीक है, और टोटल CAR जो मेरी आती है टीयर वन प्लस टीयर टू अपॉन रिस्क वेटेड एसेट्स, वो आ गई मेरी 12.5 आ गई। समझ पा रहे हो, ठीक है। अच्छा, अब देखो जो आरबीआई की नॉर्म्स होती हैं उसके हिसाब से टीयर वन कितनी होनी चाहिए, 7%, ये होनी चाहिए 9% होनी चाहिए। ठीक है, अब एक बात बताओ, अब कायदे से तो देखा जाए तो मेरी जो ये है ये ऑलमोस्ट उसके बराबर ही है, थोड़ी सी 19-20 कम है, तो हम लिख सकते हो कि ऑलमोस्ट बराबर है, वरना बैंक को चाहिए थोड़ा सा और मेंटेन करनी चाहिए। और जो मेरी टोटल वो है, क्या कहते हैं मेरी, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने आपको गलत बता दिया, एक सेकंड, लेट मी रिपीट, एक सेकंड। हाँ सॉरी, ये हम CT1 नहीं निकाल रहे, CT1 निकाली नहीं निकाली इसमें। अच्छा चलो, इसमें ना CT1 हमने नहीं निकाली, सॉरी सॉरी, CT1 भी आप वैसे निकाल के दिखा सकते हो। तो वो हमारी कितनी होनी चाहिए, 5.5 होनी चाहिए। और वैसे हमारी कितनी है यहाँ पर CT1, वो हमारी 6.98, तो वो ठीक है, बैंक ने तो मतलब आरबीआई के हिसाब से हमारी CT1 कितनी होनी चाहिए, 5.5% होनी चाहिए। और अभी हमारी कितनी, 6.98, तो सही है, हमने अच्छे से मेंटेन करके रखी हुई। ठीक है, टीयर वन जो हमारी कैपिटल है वो कितनी होनी चाहिए, वो नीचे हमारी 7% मिनिमम होनी चाहिए, और हमने भी कितनी मेंटेन करके रखी है, 8.48, ये भी बहुत अच्छी बात है। और जो टोटल CAR है वो मेरी कितनी होनी चाहिए, वो नीचे मेरी 9%, और हमने कितनी मेंटेन करी है, 12.15%। मतलब जो भी आरबीआई की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से हमने मेंटेन करके रखी है, और उससे ओवर एंड अबव है, मतलब बैंक के पास सुफिशिएंट पैसा होगा, अगर माल्या लेके भाग जाएगा तो मैं राधिका और छाया को पैसा वापस कर सकूं। ठीक है, अब अगर वो मेरी बफर वाला आ जाता है साथ में, याद है वो बफर वाला होता है, तो मेरी टोटल CR कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी मेरी टोटल CR 11.5%। स्टिल मैं उससे ज्यादा बेटर परफॉर्म करूं, क्योंकि मेरी कितनी है, 12.5 है अभी। ठीक है, एक तो ये हो गया। और टीयर वन कितनी है मेरी, 8.48 है, वो भी मेरी सुफिशियंट है, तो ऐसे करके हमारा हो गया। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। मैम ने हमें बताया था कि चैप्टर 4 और चैप्टर 5 में ना दो ही कॉन्सेप्ट है, एक तो जो मैंने अभी आपको करा दिया, कैपिटल एडुकेसी रेशो, और सेकंड है डू पॉइंट एनालिसिस, जो मैं भी आपको कराने वाला हूँ। तो मैम ने तो बोला था कि इससे ज्यादा ना पेपर में नहीं आना चाहिए, और यही इसमें मतलब प्रैक्टिकल पार्ट है, इसके अलावा सारा थ्योरी है। तो बस हमारे लास्ट पार्ट चल रहे हैं, उसके बाद हमारी छुट्टी होने वाली है। ठीक है, तो मैं आपको वो निकाल दूं। अ, ठीक है, तो ये हमारे नोट्स हैं, एक बारी मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे नोट्स हैं। ये भी आपको मतलब उसमें मिल जाएंगे, ड्राइव पे मिल जाएंगे, तो आपको ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं, आप वहां से देख लेना। सबसे पहले मैं आपको बताऊं डू पॉइंट एनालिसिस होता क्या है, मैंने यहाँ पर फाइल आपके सामने खोली है। देखो जो डू पॉइंट एनालिसिस है ना, वो एक तरीके का फाइनेंशियल टूल है, क्या बोला मैंने, एक तरीके का फाइनेंशियल टूल है, जो किसी भी कंपनी के ना रिटर्न ऑन इक्विटी को ना 3 पार्ट्स में ना तोड़ के समझाता है, ताकि पता चल सके कि जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो हाई क्यों है या फिर लो क्यों है। ठीक है, हाई क्यों है या फिर लो क्यों है। और ये एनालिसिस ना इन्वेस्टर्स और मैनेजर्स दोनों के लिए ना काफी यूजफुल होता है, और बताते हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है। ठीक है, तो जो डू पॉइंट एनालिसिस बताते हैं कंपनी के शेयर होल्डर्स का जो पैसा है इक्विटी से, कितना पैसा कमाया जा रहा है, और वो जो पैसा है या ये प्रॉफिट है, वो कैसे कमाया जा रहा है, ज्यादा सेल्स करके, ज्यादा ऑपरेशनल एफिशिएंसी से, या फिर डेट की यूसेज से। ठीक है, तो जो डू पॉइंट एनालिसिस का फॉर्मूला होता है वो ना 3 स्टेप्स में फॉर्मूला होता है। आरओई का फॉर्मूला कैसे बनता है, हम करते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन इनटू एसेट्स टर्नओवर
इंटू इक्विटी मल्टीप्लायर। और नेट प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला कहता है नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स। एसेट्स टर्नओवर का फॉर्मूला कहता है सेल्स अपॉन एसेट्स। और इक्विटी का फॉर्मूला कहता है एसेट्स अपॉन इक्विटी। तो आप देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगी कि जो मेरा फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा। देखो, सेल से सेल कट गया मेरा, ठीक है, और एसेट से मेरा एसेट्स कट गया, ठीक है। तो जो मेरा फॉर्मूला बन गया आरओई का वो क्या बन गया, नेट प्रॉफिट अपॉन इक्विटी, या फिर शेयर होल्डर वेल्थ कह सकते हो। इक्विटी का मतलब यहाँ पर क्या होता है, शेयर होल्डर वेल्थ कहते हैं, ठीक है। इक्विटी सिर्फ इक्विटी नहीं होता, क्या कहते हैं इसको, शेयर होल्डर वेल्थ कहते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब इसके अलावा मैं आपको क्या बोला, अच्छा इसके अलावा अब क्या है, जैसे क्या ये क्या बताते हैं हमें, मैं आपको इसके कंपोनेंट, नेट प्रॉफिट मार्जिन मुझे क्या बताता है, कंपनी हर 100 रुपए की सेल पर कितना प्रॉफिट कमाती है, ठीक है। एसेट टर्नओवर रेशियो मुझे क्या बताती है, एसेट कितनी एफिशिएंटली यूज हो रहे हैं सेल्स जनरेट करने के लिए, ठीक है, ये हो गया। और इक्विटी मल्टीप्लायर हमें क्या बताता है, कंपनी कितना डेट यूज कर रही है शेयर होल्डर्स के पैसे को के कंपैरिजन में, लीवरेज में, ठीक है। ये एक एग्जांपल है, बिल्कुल सिंपल सा, एक बार रीड कर लेना। आपको सारा डेटा यहाँ पर गिवन है, नेट प्रॉफिट, सेल्स, टोटल एसेट्स और शेयर होल्डर इक्विटी। तो मैंने सबसे पहले इंडिविजुअल रेशियोज निकाल दी, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करा, उसके बाद मैंने आरओई निकाल दी, ठीक है। अब ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप एक बार रीड कर लेना, सिंपल। मैं आपको इसकी इंटरप्रिटेशन बता देता हूँ क्या होगी। देखो इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, 40% आरओई का मतलब है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे पर 40% रिटर्न कमा रही है, जो काफी अच्छा है। तो आरओई का कहां से आया, 10% प्रॉफिट मार्जिन, कंपनी के प्रॉफिट का प्रॉफिट डिसेंट है। 2 टाइम्स एसेट्स टर्नओवर, एसेट्स की एफिशिएंसी को यूज किया गया। और 2 इक्विटी मल्टीप्लायर, कंपनी ने डेट भी यूज किया है, लीवरेज, जिससे रिटर्न और बढ़ गया, ठीक है। तो अगर पेपर में सिंपल क्वेश्चन भी आता है तो आपको एनालिसिस भी करना आना चाहिए कि इस रेशियो का क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दी, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर इफ आरओ इज हाई, इट कुड मीन, अगर आरओ हाई इसका क्या मतलब है, प्रॉफिट अच्छा हो सकता है, कंपनी एफिशिएंटली काम कर रही है, या फिर कंपनी ने ज्यादा डेट ले रखा हुआ है, ठीक है। और अगर आरओ लो है, इसका क्या मतलब है, प्रॉफिट मार्जिन कम है, सेल्स कम है एसेट्स के कंपैरिजन में, या फिर कंपनी ने डेट लिया हुआ है। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? तो जो इसका कंक्लूजन है, वो कंक्लूजन क्या है इसका, ड्यू पॉइंट एनालिसिस एक ऐसा टूल है जो आरओई को तोड़कर बताता है कि कंपनी का प्रॉफिट किस वजह से हो रहा है, मार्जिन से, एफिशिएंसी से, या फिर लीवरेज से। ये कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं, ठीक है जी। तो चलो मैंने आपको बता चुका हूँ, और अब जो इसके ऊपर प्रीवियस से क्वेश्चन आ रखे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये अगला पार्ट है, तो मैं भी आपको 2 मिनट के बाद बताऊंगा। बट एक ये सिंपल क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से बना लिया था, तो ये भी मैं आपके साथ शीट शेयर कर दूंगा, आप ये वाला भी क्वेश्चन देख लेना। डेटा गिवन है यहाँ पर, उसके बाद मैंने 3 रेशियोज निकाल दी, फिर मैंने इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, और मेरा आंसर के आगे 40% आ गया। फिर मैंने इसकी क्या कर दी थी, इंटरप्रिटेशन कर दी थी, ठीक है। आज जो पेपर के ऊपर यही है क्या क्वेश्चन, हाँ। रेफर टू द बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट ऑफ आईसीआईसीआई बैंक अटैच इन द एनेक्सर। कैलकुलेट द फॉलोइंग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। रिटर्न ऑन इक्विटी निकालना है, रिटर्न ऑन एसेट्स निकालना है, नेट प्रॉफिट मार्जिन निकालना है, एसेट यूटिलाइजेशन निकालना है। कंपेयर द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बैंक फॉर द बोथ ईयर। कंडक्टेड डू पॉइंट एनालिसिस फॉर द बैंक। समझ पा रहे हो, इसी करके मैंने आपको बोला कि आपको एनालिसिस करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बोला कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में भी आपको बताना है। और अब नेक्स्ट ईयर क्या है, ये हमारे क्वेश्चन पेपर में लास्ट में गिवन है, ये पूरी बैलेंस शीट गिवन है, ठीक है। यहाँ पर हमें इनकम बता रखी, मतलब पहले पी एंड एल बताया, इनकम, टोटल इनकम, फिर हमें एक्सपेंडिचर्स के बारे में बताया हुआ है, फिर हमें प्रॉफिट के बारे में बताया, और यहाँ पर हमारा टोटल प्रॉफिट आ चुका है, ठीक है। दोनों साल का, 2019 का भी बताया हुआ और 2018 का भी बताया हुआ। सेम चीज बैलेंस शीट में कर रखी है कि कैपिटल, ईसॉप्स, रिजर्व, मिनॉरिटी इंटरेस्ट, डेट, डिपॉजिट्स, बोरिंग्स, टोटल लायबिलिटीज एंड एसेट हमें करके बताया हुआ, ठीक है। और यहाँ पर हमें एसेट्स बताए हुए, कैश बैलेंस, इन्वेस्टमेंट, एडवांस, सब कुछ। तो और ये कंटीजेंटी लायबिलिटीज, बिल्स फॉर कलेक्शंस करके हमें बता हुआ। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो हमारी बात को, क्या बोला मैंने? तो ये हमें गिवन है, समझ पा रहे हो? तो मुझे बैलेंस शीट भी गिवन है और ये भी गिवन है, तो हम चलते हैं राधिका के प्रीवियस ईयर आंसर्स में, और वहां से हम करते हैं, ठीक है। तो राधिका ने क्या किया, ये सारा डेटा ना ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया। तो सबसे पहले सिंपल है, अब हमें फाइनेंशियल रेशियोज निकालनी है। सबसे पहले हम किसकी निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं 2019 के लिए निकाल रहे हैं। सबसे पहले कौन सी निकालेंगे, रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन शेयर होल्डर इक्विटी, ठीक है। और अब मैं आपको बताऊं, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ना इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अगर आप देखोगे ना, इस क्वेश्चन में ना आपको टैक्स ही गिवन नहीं था, तो यहाँ पर ना हमने ये वाली चीज ले ली है, फिर नेट प्रॉफिट आफ्टर मिनोरिटी। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाली चीज। देखो ये वाली चीज ली हमने, नेट प्रॉफिट आफ्टर मिनोरिटी, क्यों?
क्योंकि ना इस क्वेश्चन में टैक्स गिवन है। अगर टैक्स गिवन होता तो मैं टैक्स माइनस करता, फिर जो फिगर आती मैं वो ले लेता। तो आप कहोगे नहीं ये प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड वाला क्यों नहीं ले रखे, नहीं ये थोड़ा ना लेंगे, ये तो प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड वाला है, तो हमें तो यही वाला लेना है। ठीक है, मैं एक बारी हटा दूसरा, ये वाला लेना है, कौन सा वाला है, ये वाला ले लिया। ठीक है, और अब बैलेंस शीट से हम क्या ले लेंगे, हमें अब क्या लेना है नीचे, शेयर होल्डर इक्विटी, तो शेयर होल्डर इक्विटी भी ले लेंगे, बैलेंस शीट ये रही। अब बैलेंस शीट में क्या है, ये मेरा रहा है कैपिटल, ठीक है, ये रही मेरी कैपिटल का अमाउंट, ठीक है, और साथ में हम क्या ले लेंगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस, प्रेफरेंस है नहीं इसमें, तो इन दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब अगर हमने क्या करा, इन दोनों को हमने क्या करा, ऐड कर दिया, और फिर हमने क्या करा, नेट प्रॉफिट से करा, तो नेट प्रॉफिट अपॉन शेयर होल्डर इक्विटी इनटू 100, तो ये मेरे क्या आ गई, 3.72 आ गई। तो हमने नोट भी लिख दिया, सिंस वी डू नॉट हैव एक्चुअल नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सो वी आर चूजिंग नेट प्रॉफिट आफ्टर मिनोरिटी इंटरेस्ट फॉर्मूला। ठीक है, समझ रहे हो। अगली कौन सी रेशियो निकालनी है, रिटर्न ऑन एसेट्स निकालनी है, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन टोटल एसेट्स। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो वही वाला ले लिया हमने जो ऊपर लिया था, और टोटल एसेट्स वो ये गिवन है हमें क्वेश्चन में, ये रहे। ठीक है, तो ये हमने ले लिया। ठीक है, हम 2019 के लिए पहले निकाल रहे हैं, तो ये वाला हमें 2019 के लिए निकालना। ठीक है, तो ये हमारा हमने डिवाइड किया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, सेम नोट लिख दिया कि मैं टैक्स था नहीं, तो हमने फिर बिना टैक्स वाला वो ले लिया क्योंकि टैक्स है नहीं। इसमें और अगला क्या है, ठीक है, अच्छा ये रह गया था, सॉरी, ये रह गया हमारा इक्विटी मल्टीप्लायर। ठीक है, अच्छा एक, ओहो रुको 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 रुको, ये ना 2 साल का ले लिया मैंने गलती से। ठीक है, ये हो गया, हाँ सॉरी, एसेट यूटिलाइजेशन, सॉरी एसेट यूटिलाइजेशन का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल इनकम अपॉन टोटल एसेट्स। तो टोटल इनकम कैसी हुई मेरी, टोटल इनकम हुई मेरी यहाँ से, एक सेकेंड, ये रही टोटल इनकम, ये रही मेरी। ठीक है, टोटल इनकम अपॉन टोटल एसेट। ठीक है, सॉरी मैं ना नीचे चला गया था, तो मैं आपको पहले बता दूं, पहले हमने क्या निकाली, पहले हमने निकाली, अ, एक सेकंड पेन ले लो, पहले निकाली हमने रिटर्न ऑन इक्विटी, फिर हमने निकाली बी, रिटर्न ऑन एसेट्स। रिटर्न ऑन एसेट्स में कह रहे हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स बैलेंस शीट से ले लिए, ये रहे मेरे टोटल एसेट्स। और जो मेरा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो तो मैं लॉजिक आपको बता चुका हूँ। सी क्या है, नेट प्रॉफिट मार्जिन, इसका फॉर्मूला कहते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन टोटल इनकम। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या है, वो वही वाला है जो मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि हमें टैक्स गिवन नहीं है, तो हमने फिर नेट प्रॉफिट आफ्टर मिनोरिटी वाला ले लिया। ठीक है, सी में। और टोटल इनकम कौन सी ली है, टोटल इनकम तो ये रही हमारी, टोटल इनकम ये रही, ये वाली। ठीक है, ये रही मेरी टोटल इनकम, कहाँ गया मैं, हाँ ठीक है, ये ले ली, तो इसको हमने डिवाइड करा, ये मेरा आ गया 3.23 आ गया। अच्छा, अब लास्ट कौन सी मेरी, एसेट यूटिलाइजेशन, ये भी है। ठीक है, एसेट यूटिलाइजेशन ऑल्दो 2 पॉइंट का होता नहीं है, बट स्टिल यूनिट दिए, तो एसेट यूटिलाइजेशन का फॉर्मूला क्या था, टोटल इनकम अपॉन टोटल एसेट। तो टोटल इनकम बता चुका हूँ कहाँ से लेनी है, टोटल एसेट्स लेके ये आ गई मेरी ये वाली। ठीक है, और मेरी उसके बाद क्या, इक्विटी मल्टीप्लायर, इक्विटी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या था, टोटल एसेट्स अपॉन शेयर होल्डर इक्विटी। तो टोटल एसेट्स वो रहे, ठीक है, ये रहे टोटल एसेट्स। और इसके अलावा जो मेरा है शेयर होल्डर इक्विटी, वो मैंने आपको बताया था शेयर होल्डर इक्विटी कैसे निकालते हैं, इक्विटी प्लस रिजर्व आ जाएगा, वैसे प्रेफरेंस भी होता है, बट इस क्वेश्चन में गिवन नहीं। तो ये हमने निकाला पहले 2019 के लिए निकाला, अब मैं किसके लिए निकालूंगा, 2018 के लिए भी निकालूंगा, क्वेश्चन में गिवन था। मैं रिपीटिशन नहीं कर रहा, वही सेम चीज है, तो आप ये निकाल लोगे, आपको समझ में आ जाएगी। उसके बाद अब हमें क्या करना है, हमें करना है डू पॉइंट एनालिसिस। अभी तो अपने सिर्फ क्या निकाली थी हमने, रेशियोज, अब डू पॉइंट एनालिसिस करेंगे। उसका फॉर्मूला कहता है नेट प्रॉफिट मार्जिन मल्टीप्लाई बाय एसेट टर्नओवर इनटू इक्विटी मल्टीप्लाई। जैसे मैंने अभी आपको अपनी पीडीएफ में बताया था, तो इसमें सेम चीज इसमें करना है। तो हमने क्या करा, हमने इस सबको मल्टीप्लाई करा, ये वाला। ठीक है, आप इसके लिए ऐसे कर सकते हो कि वेयर, इसका फॉर्मूला उसने, राधिका ने अच्छी प्रेजेंटेशन दी है, ऐसे लिख दिया, सबके फॉर्मूलाज लिख दिया दोबारा से, फिर मल्टीप्लाई करा, मेरा कितना आ गया, 3.72 आ गया। ठीक है, और ईयर 18 के लिए भी हमने ऐसा कर दिया। और फिर हमने क्या करा, हमने देख लिया नेट प्रॉफिट जो था वो हमारा ड्रेस्टिकली डिक्लाइन हो गया है, आरओई हमारी सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन हुई है, आरओई भी हमारा डिक्लाइन हुआ है, ये भी हमारा ड्रॉप हुआ है, और ये थोड़ा सा स्लाइटली इंप्रूव है। क्यों, 2019 की हमने फिगर्स लिख दी, और हमने फिर 2018 की फिगर्स लिख दी, और हमने अब दोनों को कमेंट करना है इसके ऊपर। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसके अलावा जो भी हमारा पेपर है ना, वो सारा पेपर थ्योरेटिकल है। मैं आपको उसकी ऑडियो नोट्स बना दूंगा, आप उसमें से देख लेना। एक इसमें ना छोटा सा पार्ट था, जो मैम ने ना मतलब क्लास में, रिवीजन क्लास में बोले कि शायद उसके ऊपर ना एक प्रैक्टिकल चीज आ सकती है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। मतलब ऑल दो मैम कह रही है जरूरी नहीं है, बट स्टिल जब मैम ने बताया हुआ है, तो मुझे लग रहा है आपको बताना ज्यादा अच्छी बात है, जिसका नाम है गैप एनालिसिस। एक बार आप पढ़ना शुरू करो, मैं आपको बताता हूँ। अरे मेरी तरफ मत देखो, जल्दी पढ़ना शुरू करो, क्या लिखा हुआ है गैप एनालिसिस के बारे में।
ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। गैप एनालिसिस का क्या मतलब होता है? देखो, गैप एनालिसिस का मतलब होता है, गैप एनालिसिस एक मेथड है जो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यूज करते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क को मेजर करने के लिए। इसमें देखा जाता है कि जो रेट सेंसिटिव एसेट्स होते हैं, क्या बोला मैंने, जो रेट सेंसिटिव एसेट्स होते हैं और जो रेट सेंसिटिव लाइबिलिटीज होती हैं, उसके बीच का डिफरेंस एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, जैसे 30, 60 या फिर 90 डेज। अब आप में से काफी कहेंगे कि रेट सेंसिटिव का मतलब क्या होता है। ये ना आई थिंक फोर्थ या फिफ्थ चैप्टर के लास्ट में आप देख लेना, ठीक है, बट मैं आपको बता रहा हूँ। रेट सेंसिटिव एसेट्स ऐसे लोन्स या इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जिनके इंटरेस्ट रेट्स चेंज होते हैं मार्केट के अकॉर्डिंग, ठीक है। और रेट सेंसिटिव लाइबिलिटीज कौन सी होती है? ऐसे डिपॉजिट्स या फिर बोरिंग्स जिनके इंटरेस्ट रेट्स भी चेंज होते हैं, ठीक है जी। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? रेट सेंसिटिव एसेट्स माइनस रेट सेंसिटिव लाइबिलिटी। इसके ऊपर एक छोटा सा मैंने एग्जांपल अपने आप से खुद से दे रखा हुआ है कि रेट सेंसिटिव एसेट्स 120 थे और रेट सेंसिटिव लाइबिलिटीज 100 थी और रिपोर्टिंग डेज था 90, ठीक है। तो हम 90 डेज के लिए देखेंगे तो हमारा कितना आ गया? 20 करोड़ आ गया। क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। अच्छा, अभी जो पॉजिटिव आ गया, इसका क्या मतलब है पॉजिटिव का? बैंक के पास ज्यादा रेट सेंसिटिव एसेट्स हैं। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ भी जाता है तो भी इनकम, तो भी तो इनकम भी बढ़ेगी, बैंक को फायदा होगा। अगर इंटरेस्ट रेट गिरता है तो इनकम कम होगी, बैंक को नुकसान होगा। मैंने लिख दिया, ठीक है। केस टू क्या है? नेगेटिव गैप है कि हमारे पास जो हमारा आंसर है वो क्या है? नेगेटिव आया। तो नेगेटिव का क्या करेंगे? बैंक के पास ज्यादा रेट सेंसिटिव लाइबिलिटीज हैं। अगर इंटरेस्ट रेट गिरता है तो एक्सपेंसेस कम होंगे, बैंक को फायदा होगा। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, बैंक को नुकसान होगा। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है। इसके ऊपर ना एक छोटा सा ना मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया हुआ है, वो मैं आपके साथ बता देता हूँ। मैंने ना निकाल के रखा हुआ है, देखो। ओहो, अच्छा, ये क्या हो रहा है यार? एक सेकंड रुकना। अरे भाई स्क्रीनशॉट, हाँ ये रहा। देखो ये ना मैम ने ना ऐसी स्क्रीनशॉट शेयर किया था कि शायद आपको ना ऐसे गिवन होगा। ये क्या गिवन है? ये देखो यहाँ पर, एक सेकंड, ये क्या गिवन है? इंटरेस्ट अर्निंग एसेट्स और इंटरेस्ट बेयरिंग लाइबिलिटीज, मतलब जो रेट सेंसिटिव एसेट्स गिवन है और ये क्या रेट सेंसिटिव लाइबिलिटीज गिवन है। तो आपको बताऊं सिंपली क्या करना है, आपको ना ये में से ना ये वाला टोटल अमाउंट माइनस कर देना। ये 1461 वाला और 21 माइनस करके ये आपका आ जाएगा इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव गैप, ये आ गया। फिर सेम चीज इसको इसमें से माइनस किया, ये आ गया। फिर इसको इसमें से माइनस किया तो ये वाला आ गया, ठीक है। फिर इसको इसमें से माइनस किया तो ये वाला आ गया। फिर इसको इसमें से माइनस किया तो ये वाला आ गया, ऐसे ये वाला आ गया। और ये क्या? क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट रेट, मतलब 640 लिखा, फिर इसमें आपने ये प्लस किया तो ये आ गया। फिर इसमें ये प्लस किया तो ये आ गया। फिर इसमें ये प्लस किया तो ये वाला आ गया। फिर इसमें ये प्लस किया तो ये, मतलब क्यूमुलेटिव निकाल देना है। इसके अलावा मैम ने नीचे हमें कुछ बताया नहीं था, तो जितना मैम ने बताया था मैंने आपको बता दी। ऑल दो मैम ने कहा था ये आ नहीं सक मतलब चांसेस कम है, बट स्टिल मैम ने बताया था तो मैंने आपसे शेयर कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ना एक और चीज थी। अच्छा, जो इसका पूरा था ना वो ऐसे था, मैं आपको दिखा दूं एक बार स्क्रीनशॉट भी। ये ऐसे था, इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव गैप, कि आपको ये ऐसे गिवन होगा, मतलब 3 मंथ से लेस के लिए, 3 मंथ्स के लिए, अबव के लिए, ऐसे करके। तो आपको क्या करना है? इंटरेस्ट रेट एसेट्स में से इंटरेस्ट बेरिंग लाइबिलिटीज माइनस कर देना है। तो पहले ये लिख देना, मतलब टोटल में से टोटल माइनस करके लिख दोगे, ये इसमें से ये वाला। और उसके बाद नीचे क्या कर दोगे? इसका क्यूमुलेटिव लिख दोगे, बात खत्म, ठीक है। लास्ट पार्ट है इसका हमारे वीडियो का। कहाँ गया? हाँ, व्हाट इज ड्यूरेशन गैप एनालिसिस, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ ड्यूरेशन गैप एनालिसिस का क्या मतलब होता है। देखो, ड्यूरेशन गैप एनालिसिस का क्या मतलब होता है? ड्यूरेशन गैप एनालिसिस एक ऐसी टेक्निक है जो बैंक्स यूज करते हैं ये समझने के लिए कि अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं या गिरते हैं तो उनके एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और कब पड़ेगा। मतलब कि सिर्फ कितना पैसा यानी सिर्फ कितना पैसा मिलेगा या देना देना है या नहीं, या फिर कब मिलेगा, ठीक है। ड्यूरेशन का मतलब क्या होता है? देखो, ड्यूरेशन का क्या मतलब होता है? ड्यूरेशन का मतलब होता है किसी एसेट्स या लाइबिलिटी से एवरेज कितने टाइम में पैसा आएगा या देना पड़ेगा। और ये भी बताता है कि अगर इंटरेस्ट रेट बदलते हैं तो उसकी वैल्यू कितने से बदलेगी या कितने से घटेगी, ठीक है। तो ड्यूरेशन का मतलब क्या है? ज्यादा का क्या मतलब है? इंटरेस्ट रेट के लिए ज्यादा सेंसिटिव होना, और कम का क्या मतलब है? कम सेंसिटिव इंटरेस्ट के लिए होना, ठीक है। ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ठीक है। इसका फॉर्मूला कहता है, फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्मूला होता है ड्यूरेशन गैप का, क्या फॉर्मूला होता है? ये हो गया मेरे ड्यूरेशन एसेट्स। एक सेकंड लेना, मुझे लग रहा है ड्यूरेशन एसेट्स
माइनस ड्यूरेशन लाइबिलिटीज, यहाँ पर है ड्यूरेशन लाइबिलिटीज भी आनी चाहिए, डीएल आना चाहिए, ड्यूरेशन एसेट्स माइनस ड्यूरेशन लाइबिलिटी, फिर ये साथ में मल्टीप्लाई होगा, ये वाली चीज। ठीक है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि एक सेकंड, मुझे लगता है यहाँ पर ना टाइपो एरर हो गया। ड्यूरेशन एसेट्स माइनस ड्यूरेशन लाइबिलिटीज फिर मल्टीप्लाई बाय ये वाली चीज हो जाएगी, समझ पा रहे हो, एल ए इंटू डी एल। ठीक है, ये क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब ये क्या होता है ये देख लो, उसके बाद एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर पॉजिटिव गैप आता है इसका क्या मतलब है, एसेट ज्यादा सेंसिटिव है टाइम वाइज, और अगर नेगेटिव आता है उसका क्या मतलब लायबिलिटी ज्यादा सेंसिटिव है, और अगर जीरो गैप आता है इसका क्या मतलब है कि बोथ ड्यूरेशंस आर इक्वल। और पॉजिटिव गैप का क्या मतलब है, बैंक को नुकसान होगा, और नेगेटिव गैप का क्या मतलब है, बैंक को फायदा होगा। और चलो ठीक है, एक बारी मैं आपको ना ये पहले एग्जांपल बता देता हूँ। देखो टोटल एसेट्स है इनके पास 100 करोड़ के, टोटल लाइबिलिटीज है 90 करोड़ की, एसेट्स ड्यूरेशन है 4 ईयर्स का, लाइबिलिटी ड्यूरेशन है 2.5 ईयर्स की। अब हम कैसे निकालेंगे, एसेट्स की ड्यूरेशन कितनी है 4, ठीक है, और इसमें से हम आई थिंक इसमें ना कुछ गड़बड़ होगी शायद, एक सेकंड इसमें ना कुछ गड़बड़ करी आई थिंक, एक सेकंड ये रुक जाओ, मैं आपको ना सीधा क्वेश्चन लिख देता हूँ जो मैंने लिखा हुआ, आई थिंक उसमें ना कुछ गड़बड़ हुई है। हाँ ये वाला एक बार देख लो, आई थिंक उसमें ना कुछ गड़बड़ हुई है, तो मैं इसमें से आपको दिखा देता हूँ। ड्यूरेशन गैप के ऊपर कैसे है, यही है मतलब, ड्यूरेशन ऑफ एसेट्स कितना गिवन है 5 ईयर्स, ड्यूरेशन ऑफ लाइबिलिटीज कितना गिवन है 3 ईयर्स का, टोटल एसेट्स है 100 मिलियन के, और टोटल लाइबिलिटीज गिवन है मुझे कितने की 900 मिलियन की। तो ड्यूरेशन गैप का फॉर्मूला क्या होता है, ड्यूरेशन ऑफ एसेट्स माइनस ड्यूरेशन ऑफ लाइबिलिटी इनटू टोटल लाइबिलिटीज अपॉन टोटल एसेट्स। तो मुझे पता है ड्यूरेशन ऑफ एसेट्स कितने 5, लाइबिलिटीज कितनी गिवन है 3, और मैंने मिलियंस का मतलब ऐसे ले लिया, तो टोटल एसेट्स हो गए मेरे 9, और टोटल लाइबिलिटीज होगी सॉरी ऊपर 9, और टोटल एसेट्स होगी 100। तो ये कितना आ गया, मेरा आ गया 2.3। ठीक है, अब ये क्या है, ये क्या लिखा है मैंने, इक्विटी की वैल्यू में कितना चेंज आए आ सकता है। तो ये कैसे निकालते हैं, ड्यूरेशन गैप मल्टीप्लाई बाय एसेट्स की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय चेंज इन इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो मेरी ड्यूरेशन गैप कितना आया था 2.3 आया था, एसेट्स की वैल्यू कितनी थी 1000 की, और चेंज इन इंटरेस्ट रेट ये गिवन था मुझे। अच्छा यहाँ पर गिवन होगा, आई थिंक मैं लिखना भूल गया हूँ, तो चेंज इन इंटरेस्ट रेट यहाँ पर गिवन था 1%, आपको गिवन होगा। तो जो आपने किया तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई 23 मिलियन आ गई वैल्यू। तो इसका क्या मतलब है, अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ तो, अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है 1% से, तो 23 मिलियन से वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। ये इसका क्या होता है मतलब होता है। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। इसके अलावा ना इस बुक में आई डोंट थिंक सो कि कोई बहुत ज्यादा रेशियोज या कुछ गिवन है, एक और रेशियोज गिवन है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ बस, फाइल में है वो। हाँ देखो ये ना हमारे चैप्टर 4 में दो चार रेशियोज गिवन थी, तो मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ। देखो ये रेशियोज गिवन है हमारी बुक में, चैप्टर नंबर 4 में, जहाँ पर डू पॉइंट एनालिसिस लिखा है ना उसके नीचे कौन कौन सी, वर्किंग कैपिटल रेशियो का नाम, कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट प्रॉफिट मार्जिन, टर्नओवर और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो मैं आपको बताते तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या था, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला जो हमारी बुक में गिवन है वो क्या है, फिक्स्ड कैपिटल प्लस वर्किंग कैपिटल। नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, सेल्स माइनस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस सेलिंग एक्सपेंसेस प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। और प्रॉफिट मार्जिन का क्या मतलब होता है, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। और टर्नओवर का क्या फॉर्मूला होता है, सेल्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है, टर्नओवर इनटू प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, तो मैंने एक छोटा सा ना एग्जांपल ऐसे ले रखा है कि सारा डेटा गिवन होगा, और अब आपको ये रेशियोज निकालनी है, और तो कुछ खास नहीं है, 5 रेशियोज गिवन थी तो मैंने 5 रेशियोज ले लिए। तो अकॉर्डिंग टू जूही मैम ने बोला था कि अगर पेपर में प्रैक्टिकल आएगा ना, या तो वो कैपिटल एडुकेसी वाला रेशियो वाला आ सकता है, वो जिसमें टीयर 1 टीयर 2 कैपिटल निकालते हैं, या फिर डू पॉइंट एनालिसिस आ सकते हैं। इसके अलावा ना हमारी बुक में ना एज सच कोई भी ना प्रैक्टिकल गिवन नहीं है, बट स्टिल ऐसा हो सकता है कि कुछ गिवन हो, तो आप उसकी भी तैयारी कर लेना। जैसे कोई भी अगर आपको इसके अलावा कोई भी प्रैक्टिकल दिखता है तो आप उसकी भी तैयारी कर लेना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना, और वीडियो को लाइक भी करना। क्यों, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं आपके लिए और नई नई वीडियोस बना पाऊँ, और आगे आने वाले जो भी हमारे सब्जेक्ट्स होंगे, जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, या फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज है, या फिर रिस्क मैनेजमेंट है, उसके लिए आपको वीडियोस ऑडियोज मिलती रहेंगी। और इसका भी जो थ्योरी का कंटेंट है उसकी भी आपको
ऑडियोज मिल जाएंगी। और जो पास्ट ईयर पेपर है तो उसके लिए सारा क्रेडिट राधिका को जाता है। थैंक यू सो मच राधिका, आपने इतने एफर्ट्स लगाए और हमारे साथ आपने अपना मेहनत शेयर करी, तो थैंक यू सो मच राधिका वंस अगेन। तो जो राधिका वाले भी जो नोट्स हैं या जो मेरे भी नोट्स हैं आपको ड्राइव में मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हो। थैंक यू सो मच, सी यू सून।